शायद किसी को मोटिवेट करना सिर्फ शब्दों का ही खेल नहीं है। शायद अगर जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको चाहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको आपको मन में ये लेके आना पड़ेगा कि ये अंत नहीं है, अंत नहीं है। और अगर अंत आपको ऐसा लग रहा है कि अंत है तो फिर अंत ही आरंभ है। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद और आप सभी का स्वागत है द मेगा शो पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है भावना जायसवाल। आप सभी इनको जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो अभी गूगल पे सर्च कीजिए। ये एक बेहतरीन लॉन्ग जंपर है, ट्रिपल जंपर है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एक बेहतरीन डिजिटल क्रिएटर है और लोगों को मोटिवेट करती हैं। और आज हम जानेंगे इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की स्टोरी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्लानिंग की, कैसे आईफोन खरीदा कैसे सुबह सुबह मन करता है। तो पहले ही प्रश्न से आपसे शुरुआत करते हैं। जब आप सुबह उठती हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको ग्राउंड जाना होता है, क्या मन में ख्याल आता है, क्या इमेजिन होता है, तो मन कैसे करते हैं? शायद मैं जो ये बोलूँगी वो हर एक एथलीट बोलेगा कि ठंड की सुबह होती है और कैसे आपको उठने का मन नहीं करता है, कैसे आपका मन होता है कि जैसे सब सो रहे हैं वैसे ही आप सो जाओ। पर फिर आपका दूसरा मन कहता है कि जो सब कर रहे हैं वही तुम करोगे तो उनको तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ पाना है अगर अलग तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो 5 बजे उठना भी पड़ेगा, ठंड में जाना भी पड़ेगा और मन को मारना भी पड़ेगा। मन के अनुसार आप नहीं चलेंगे, आपको मन को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। तो फिर उठना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, मक्कारी तो होती है, वो तो आप भी जानती है। और तो ऐसे करके ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने मक्कारी की हो, आपको डांट पड़ी हो और आपको मन में गिल्ट हुआ हो कि क्यों किया मैंने ऐसा? ऑलमोस्ट रोज़ होता है मैं बहुत शैतान बच्चा हूँ ट्रैक पे, मेरा मुंह कभी बंद नहीं होता। कोच परेशान है कि कितना बोलती है, कितना बोलती है, चुप ही नहीं रहती, बिल्कुल फोकस नहीं है, सारा ध्यान इसका बातों में रहता है। और मेरा ऐसा है कि एक बार मैंने उनसे ऐसा कहा था कि आप नेचुरल हूँ मैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बस। तो उनका जो वो स्टार्ट हुए कि तुम मक्कार हो, मक्कारी भरी हुई है तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर अगले दिन आके वैसे ही सेम। तो मक्कारी तो रोज़ वर्कआउट में मक्कारी, रोज़ रोज़ मस्ती, रोज़ डांट और रोज़ ये सुनना कि चले जाओ यहाँ से, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। पर वो जो उनकी डांट में जो उनका मोटिवेशन छुपा होता है, जिसको आप नेगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं, वो शायद हमें देखना पड़ता है। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देखना पड़ता है। मन में आता है कभी कभी कि उनको इतना परेशान ना करूँ मैं, उनको इतना इतना परेशान ना होना पड़े मेरी वजह से, या इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेरी बातों से। पर फिर वो जो हमारा रिलेशनशिप है कोच का और मेरा, वो डिफरेंट है। हर कोच का और हर एथलीट का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, तो ऐसे चलता है। कभी कभी हमारे बचपन में क्या होता है, हम पेट दर्द का बहाना बनाते हैं, हाँ, इंजरी का बहाना बनाते बना हैं। और कभी ऐसा हुआ कि रियल इंजरी हुई हो और रियल पेट दर्द हुआ और आपको लगा कि मुझे ग्राउंड जाना है? इंजरीज मैम बहुत ख़राब होती है। आई मीन एक एथलीट के जीवन में किसी को इंजरी ना ही हो तो बहुत अच्छा है, पर इंजरी आपका इतना सारा समय ले लेती है। और इंजरी तो ठीक है, वो आपको फिजिकल इंजरी होगी, लेकिन आप मेंटली भी उसकी वजह से इतना डाउन हो जाते हैं, आप आप सेल्फ बिलीव खोने लगते हैं कि मैं 7 दिन तक बैठी हुई हूँ, मेरे सामने के जो मेरे कॉम्पिटिटर्स या मेरे सह एथलीट्स जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं सिर्फ उनको देख रही हूँ। उस समय मेंटली स्ट्रांग रहना भी इतना डिफ़िकल्ट होता है कि क्यों, कैसे, अब कैसे हो पाएगा, इतना कवर कैसे हो पाएगा। और रियलिटी में जब वो आपके जो डर आपको सच होते हुए दिखने लगते हैं कि अरे गेम की डेट आने वाली है, क्या होगा, अब नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे ना आपको पता है आपका साथ कोई नहीं देता। आप, आई गेस, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कोच भी कभी कभी आपके साथ नहीं खड़े होते। आप खुद अपने आप के लिए इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, या आपके पेरेंट्स अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो वो भी नहीं। लेकिन आप जो अकेले अपने लिए करेंगे, अपने लिए सोचेंगे कि नहीं नहीं बैठ नहीं सकती, आज बैठ गई तो दुनिया मुझे ऐसे ही समझने लगेगी। तो दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव टू शो अप एंड आई हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई एम। तो वही फेज है। और जैसे होता है ऐसे वूमन अभी गेम में आना, उसके बाद भी आपने अपना डिफरेंट गेम चुनना, कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है स्टार्टिंग में? क्या डिफिकल्टी सबसे बड़ी आई? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मैम पापा को अपना साथ, पापा को अपना समझाना, अपना
क्राइटेरिया या अपने थॉट्स या अपने ड्रीम्स, अकेडमी में सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं स्टेट चैम्पियन थी उस टाइम पे और मेरे से ज़्यादा अच्छा जंप कोई नहीं करता था स्टेट में। तो आई गॉट सिलेक्टेड ऑन दैट बेसिस। और आपने लॉन्ग जंप ही क्यों चुना? क्योंकि मैम उसमें थोड़ा कम दौड़ना पड़ता है। मेरी मेंटालिटी उस समय ये थी। और माय पीटीआई टीचर जो स्कूल में थे उन्होंने कहा कि गुड हाइट और तो लेट्स डू लॉन्ग जंप। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ओके, मुझे स्टेट खेलने जाना है, कुछ भी करा दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं दौड़ पाती हो, नहीं लेके जाऊंगा। सीबीएसई जो क्लस्टर्स होते थे, मैं सीबीएसई स्कूल में थी, तो नहीं कर पाओगी शायद, लेकिन करके यहाँ दिखाओगी तो ही लेके जाऊंगा। बहुत मेहनत मैम उस समय, स्कूल के बाद 2-2 घंटे प्रैक्टिस करना, स्पोर्ट्स पीरियड में भी प्रैक्टिस करना, फिर उनका वो देखने भी नहीं आते थे। ऐसा सिर्फ सैंड पड़ी होती थी स्कूल में और नॉर्मल मिट्टी वाला ट्रैक था, और दौड़ के प्रैक्टिस करना, उसी में दौड़ना। तब तो कुछ पता ही नहीं होता था, लोअर टी शर्ट में कूद जाते थे। और आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई गॉट माई फर्स्ट मेडल उसी टाइम। तो ही वॉज सो हैप्पी, उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया था कॉम्पिटिशन में, और क्योंकि पूरे स्कूल से मैं ही थी जिसका नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो दैट टाइम मुझे फिर अकेडमी में सिलेक्शन मिल गया। और उस समय पापा को मनाना सबसे बड़ा, पापा के सामने हम लोग, मैम एक्चुअली आई बिलोंग टू लाइक काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स फैमिली, तो पापा के सामने इतना बात नहीं कर पाते हैं, मतलब पापा नहीं सपोर्ट करते स्पोर्ट्स को। उनकी मेंटालिटी, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, पर उनका कहना ऐसा है कि क्या करोगी खेल कर। हाँ, खेल कर क्या करोगी, पढ़ के जो मिलेगा वो खेल कर नहीं मिलेगा, कितना ही खेल लोगी। ये समझ सकते कि वो आपके करियर के लिए ज्यादा सोचते हैं। हाँ, सिक्योरिटी वाला चीज चाहते हैं। उनको लगता है खेलने में ऐसा ना हो कि बीच का रह जाए और बच्चे का क्या होगा बाद में। हाँ, उनको चोट ना लग जाए या मतलब सिक्योरिटी नहीं है। तो उस समय उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट था कि मुझे जाने दीजिए। आई क्राइड, मैं रोई, मैंने बात नहीं करी उनसे, बहुत अजीब बिहेव किया। फिर एट दी एंड वो मान गए और मैं एकेडमी में चली गई। और जब आप मेडल लेके जाते हो पापा के पास, वो मोमेंट, पापा की स्माइल आप देखते हो, कैसा लगता है आपको? तो आप हमारे देसी फैमिली से पापा लोगों को जानते हैं ना, अपनी एकदम खुशी जाहिर करना तो चाहेंगे पर बताएंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे शाबाश बेटा। तो शब्द काफ़ी होते हैं उनके, और हम उसी में प्रफुल्लित हो जाते हैं एकदम, अरे बाप रे पापा ने तारीफ कर दी। तो बहुत अच्छा लगता है, वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। कब ऐसा आपने अपनी फैमिली को मोमेंट दिया या अपने कोच को दिया कि उन्होंने कहा कि वाह तुमने कर दिखाया? ऐसा हुआ था मैम, जब अभी रिसेंट कंपटीशन था, और पिछले महीने आई वेंट फॉर अंडर 23 नेशनल्स। पहला सीनियर कंपटीशन था मेरा, ऑल्दो मुझे मेडल नहीं मिला क्योंकि ट्रिपल जंप मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो स्टेट्स में अच्छा नहीं किया था, और वहाँ पे जाके पर मैं 5th आई, और मैंने पर्सनल बेस्ट किया, और उसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी ट्रिपल जंप के लिए, नया करा था। उन्होंने कहा था जितना करोगी उतना ठीक होगा, तो बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया। नहीं, वो सो हैप्पी कि पहली बार मैं इतना खुश हुआ हूँ तेरे परफॉर्मेंस से कि अब हम इससे और ज़्यादा, मैं खुद मोटिवेटेड हूँ और ज़्यादा करवाने के लिए तुझे। एंड नाउ ही इज़ फोकसिंग ऑन मी इतना ज़्यादा कि आई थिंक ही विल मेक मी एन ओलंपिक मेडलिस्ट, आई गेस। थैंक यू। और अपने गेम के बारे में ऑडियंस को कुछ बताओ। कई लोग हैं जिन्हें नहीं पता लॉन्ग जंप क्या होता है, कई लोग हैं जिन्हें नहीं पता ट्रिपल जंप क्या होता है। सो थोड़ा बताइए अपने गेम के बारे में आम शब्दों में कि गांव का बच्चा बच्चा जान जाए। तो वो जो रेत पड़ी होती है ना, जिस पे जाके बस छलांग लगा देना होता है, तो उसको लॉन्ग जंप कहते हैं, लंबी कूद। बेसिकली हमारे इंडियन सोसाइटी में यही समझा जाता है कि लॉन्ग जंप मतलब रेत और कूदना, रेत पे कैसे भी जाके बस कूद जाओ, बट इट्स नॉट दैट, इट्स सो डिफ़िकल्ट। आपको एक स्प्रिंटर भी होना पड़ेगा, आपको बहुत तेज़ भी भागना पड़ेगा, आपको थ्रोअर जितना पावर भी रखना पड़ेगा, आपकी टेक्निक भी परफेक्शन के नियर होना चाहिए। लॉन्ग जंप सिर्फ रेत ही नहीं है या जंप कूद जाना ही नहीं है, लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इतना सुंदर गेम है मैम, आई गेस हवा में पोइट्री जैसा लगता है। हम देखते हैं आप लोगों को तो ऐसा महसूस होता है। तो और जितना सुंदर वो दिखता है उतना ही डिफ़िकल्ट है मैम। इतना इंजरी, इतना पेन, टेक्निक सेशन के बाद आपकी हर एक बॉडी का पार्ट ये बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे दूर रहो, मुझे छोड़ दो। मतलब सुबह आपका उठने का जी नहीं करेगा, बिकॉज आप ट्रिपल जंप मैम, उसमें हॉप, बाउंड एंड जंप। ट्रिपल जंप 3 फेजेस का होता है, आपको एक हॉप लेना पड़ता है, हॉप के बाद स्टेप, फिर आप रेत में जाके लैंडिंग करते हैं, तो वो ट्रिपल जंप होता है। हाँ, तो दोनों जंप्स ही हैं। आपके आइडियल कौन है? मुझे इवाना स्पैनोविक बहुत पसंद है। वो यूरोपियन इंडोर चैम्पियन है और ओलंपिक मेडलिस्ट भी है। काफ़ी अच्छी बॉडी फिजिक है उनकी, और उनकी टेक्निक भी बहुत सुंदर है। शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी
एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी दिखूँ भी और उनकी जैसी टेक्निक भी कर पाऊँ फ्यूचर में. आई विश. और आपके दूसरे फेस को ऑडियंस को बताते हैं, जो आपका दूसरा चेहरा है. ये तो खिलाड़ी वाला चेहरा हो गया. दूसरा चेहरा है कि आप एक बहुत 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 अच्छी मोटिवेशन स्पीकर है. हर दिन सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति अपना फोन खोलता होगा, हम देख रहे हैं ना सामने, और हम लोग फोन में देखते हैं, आप सुबह सुबह 2 लाइनें हमें मोटिवेट करने के लिए भेजते हैं, है ना. तो वह उसकी शुरुआत कैसे हुई थी डिजिटल क्रिएटर के रूप में, वो भी हर दिन जब आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती हैं, आपके अधिकतर वीडियो जो है वो ग्राउंड के हैं, तो वो लाइनें कैसे प्रिपेयर करती हैं, पहले ये बताइए. और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी. लॉकडाउन. मुझे ऐसा कहना चाहिए कि लॉकडाउन बहुत बुरा था, पर सबके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं. मेरे लिए नहीं था एक्चुअली. मुझे लॉकडाउन में पता चला कि मैं लिखती तो हूँ, पर मैं उसको बोल भी सकती हूँ. मुझे मेरी मम्मा ने मैम बहुत मोटिवेट किया है हमेशा से. शी इज़ लाइक माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट माई जर्नी अभी तक. एंड बहुत बहुत फोर्स, बहुत पुश पीछे से कभी रुकने नहीं दिया. तो ये आई यूज टू बी अ डिबेटर. आई एम ए नेशनल लेवल डिबेटर ऑल्सो. तो माई वॉइस, माई टीचर सेड कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, माइक फ्रेंडली है, और व्हेन यू स्पीक पीपल लव टू लिसन. तो वो चीज़ें तो हमेशा दिमाग में थी, पर लिखना ना, ये जो आप जो सोचते हैं और वो मैं कागज़ पर उकेर दूँ, वो लिखने का आइडिया लॉकडाउन में आया, जब हमने खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिताया, चीज़ों को देखा, कुछ लोगों को भी फेस कर लिया जिन्होंने हमें ऐसा फील करवा दिया कि बहुत बुरा, जिनसे उम्मीदें लगी, मतलब क्या जो लोग करीबी थे, कमबख्त वही फरेबी थे. कोई किस्सा दोस्त. मुझे अब ऐसा लगता है कि आपका कोई दोस्त नहीं होता. अगर आप सक्सेस पे चल रहे हैं, सक्सेस के पाथ पे चल रहे हैं, तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा. आपको अकेले रहना आना चाहिए. अगर आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर जहाँ आपने गिले शिकवे अटैच कर लिए लोगों से, तो आप वहीं डगमगाने लगेंगे. अच्छा, बिना नाम लिए किस्सा बताओ, कैसा क्या हुआ था कि दिल पे लग गई और दिल के वो शब्द कागज पे उतरे और फिर वीडियो में आ गए. 10 साल की दोस्ती, स्कूल टाइम की दोस्ती, और कुछ मोमेंट्स की वजह से शैटर्ड एकदम. और कॉलेज में जा गए, नए लोगों को फेस किया, किसी को जानते नहीं थे, मम्मी के पल्लू से बंधे हुए थे तब तक तो. पर जब रियल वर्ल्ड में पहुंचे और रियल लोगों को देखा, तो पता चला कि जीवन ऐसा भी होता है. हम बड़े हो गए हो भावना जायसवाल, अब तुम्हें लोगों को देखना पड़ेगा. और फिर जब लोगों से बात की और लोगों के पास जाने की कोशिश करी, तो लोगों ने अपने ऐसे रूप दिखा दिए कि आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि हम कुछ समझ रहे थे, निकल कुछ और गए, इतना ज़्यादा. क्या तो किस्सा बताओ. शब्दों में किस्सा होता है ना, ये तो ऊपरी ऊपरी बात हो गई कि मैंने इनसे टॉफी मांगी और इनने दही दी, ऐसा कुछ क्या हुआ था ऐसा. एग्जैक्टली किस्से नहीं है मैम. कॉलेज के ना किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं. मतलब ब्लेम करेंगे आपके लोग आपको उन चीज़ों के लिए जो आपने कभी करी भी नहीं है, और आपको नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी ना, क्योंकि आपसे जलेंगे. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उस समय आप दोस्त खो देते हैं. कॉलेज में पहुंचने तक आप जो दोस्त खो देते हैं ना, मेरे लिए सबसे बुरा वही था. शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है. नहीं, ये बहुत बुरा भी है, पर शायद मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है, क्योंकि वो चीज़ स्कूल टाइम से निकलने के बाद छूट गई, जिस चीज़ में मेरी गलती भी नहीं थी. और तो अब मैंने लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उनको उतनी प्रायोरिटी ही नहीं देती. ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय बर्बाद होगा. तो तब दिल टूट गया और शब्द निकल गए. ये तो रॉक स्टार वाली लाइन हो गई. दिल टूटने पे ही क्या हो, असली शब्द या गीत निकल जाएगा ना. तो फिर आपने लिखना शुरू किया. तो जो लाइनें आप बोलती हैं, वो आप खुद से लिखती हैं, खुद के शब्द हैं, या कहाँ से लाती हैं आप ये शब्दों का भंडार? तो बहुत सारे तो मैम मैंने खुद लिखे हैं. जो शुरुआत ही करी है वो खुद से लिख के करी है. कुछ नज़्म अगर पढ़ती हूँ और अच्छी लग जाती है तो वो मैं कह देती हूँ, उसको अपनी आवाज़ दे देती हूँ. जब आप लिखती हैं और जब आप बोलती हैं, आप क्या महसूस करती हैं कि बहुत सारी जनसंख्या आपको देख रही है सामने से, ऐसा कुछ, या आप अपने आप को देखती हैं कि अपने मन के भाव आप इस कैमरे से बोल रही हैं? क्या उस समय सामने महसूस करती हैं? शायद मैम मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपना दिल रख देती हूँ सबके सामने. मैं खुद को नहीं देखती.
जब मैं बोलती हूँ तो मुझे आसपास कोई दिखता नहीं है, मैं अपने फ्लो में होती हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसी दिख रही हूँ या लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, या मैंने कैसा लिखा है। मुझे बस ये पता होता है कि मैंने लिखा है, मैंने अपना मन लिखा है, तो वो कैसा भी होगा पर वो अच्छा होगा। सो ऐसी कौन सी लाइन थी आपकी पहली जब आपको खुद से लगा अरे वाह मैंने क्या लिख दिया है, वो बोल के बताइए जरा। फर्स्ट पोयम थी मैम, ये फर्स्ट लाइक दी 4 लाइन्स की, आज तुम तुम्हारे साथ हो बस वही काफ़ी है, जीवन के थोड़े थोड़े तो लम्हे मिले हैं, बाकी सब माफ़ी है, गलती करने से नहीं दोहराने से डरो, और जो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं उन चीज़ों को छोड़ो, तुम तो आगे बढ़ो। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। अगला प्रश्न लड़कियों वाला थोड़ा, हाँ ऑफ क्योंकि कोर्स। हमारे लिए श्रृंगार में हमारे बाल भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और जब आप धूल में एकदम जंप मारती हैं, हाँ रेज में बिल्कुल आप उठती हैं, और आपके वीडियो में पर आपके बाल ही सबसे खूबसूरत दिखते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करती हैं आप? जेनेटिक्स है, पापा के कर्ली हेयर है, तो कहना चाहिए कि कर्ली हेयर बिकॉज ऑफ दैट। और ऐसा कोई मैम रूटीन नहीं है। आपको पता है रेत में जब बालों में रेत हो जाती है या फिर इतने हार्ड होते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, पर यू नो ऑयलिंग, मम्मा की मसाज और दही और मही और एवरीथिंग, तो वो सब चलता है। नेचुरल प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान रखें। हाँ ऐसा मोमेंट, कहते हैं कि रूममेट हमेशा अच्छे होते हैं, कभी कभी होता है कि खराब होते हैं, तो आपके रूममेट किस तरह के थे और क्या मोमेंट था आपके साथ कि आपको एकेडमी को छोड़ना पड़ा और आपको घर से इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, हर दिन 10 किलोमीटर दूर से आप आती हैं, तो ऐसा क्या था? एक्चुअली मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस एनवायरनमेंट में आप हैं तो यू नो संगति का असर, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। नो मतलब द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी शुड बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर लाइफ, कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि आसपास की जगह मैटर्स अ लॉट। वहाँ पे लोगों की थिंकिंग मैम बहुत नैरो माइंडेड थी, लोग बहुत गलत बातें करते थे, बहुत गलत चीज़ें सोचते थे, बिकॉज पढ़ते नहीं हैं, उनको स्टडीज़ में बिल्कुल रुचि नहीं रहती, वो छोड़ के बैठे होते हैं, उनको लगता है कि जो हमारा जीवन पार ले जाएगा वो गेम ही ले जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को फॉरेन एथलीट से कंपेयर करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो साइड एक्टिविटीज़ को कभी नहीं छोड़ते। उनको दे आर गुड, या तो वो आर्टिस्ट होते हैं, या वो जॉब कर रहे होते हैं, या पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगा, कोई फिजियोलॉजिस्ट होगा, या फिर एनीथिंग एल्स। पर हम यहाँ पे सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं, आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करते। मुझे ये चीज़ वहाँ पे बहुत गंदी लगती थी। ऊपर से एक रूम में आप 8 लड़कियों को रख रहे हो, और सबकी मेंटालिटी अलग है, सबके चॉइसेस अलग है, सबकी बात करने का तरीका अलग है। तो जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली थी ना, कि फॉरेन के जो जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा अदर एक्टिविटीज करते हैं, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, तो माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे। वही लाइफ को कैसे मैम एक्सपीरियंस करेंगे फिर? आप जब अकेडमी में जाते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि वो उस चार दीवारी के अंदर ही कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उनको दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बाहर। तो फिर वो उसी चीज़ को हम पे भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और हमें भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चीज़ पसंद ही नहीं आई, मुझे माहौल पसंद ही नहीं आया था। ऑल्दो माई कोच मुझे बहुत हेल्प करने की कोशिश करी और बहुत समझाया, उन्होंने बहुत प्यार से रखा मुझे, पर मैं पूरे टाइम उनके साथ नहीं रह सकती थी, और तब मैं नहीं थी, तो आई लेफ्ट द अकेडमी। एक रीज़न कॉलेज जाना भी था, कि घर से प्रेशर था कि पढ़ाई पे अब ध्यान दो, तो तब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, और फिर मैंने पॉज दे दिया लॉन्ग जंप को। देन आई वेंट। अब कॉलेज के रूममेट के बारे में बात करते हैं। कॉलेज का रूममेट तो गॉड, कॉलेज का रूममेट जितना मैंने मैम एक्सपेक्ट और इमेजिन किया था ना, बहुत ही पार निकल गया एकदम। मतलब एक तो दूसरा स्टेट, हाँ, ठेठ बनारसिया, मैं सीबीएसई वो स्टेट बोर्ड, और बिल्कुल कुछ मैच ही नहीं होता था। चॉइसेस भी मैच नहीं हो रही हैं, बेडशीट्स भी मैच नहीं हो रही हैं, और कुछ टाइमिंग्स भी मैच नहीं हो रहा है, थॉट्स भी मैच नहीं हो रहे हैं। ओ गॉड, फर्स्ट ईयर में तो इतना डिफिकल्ट था सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने सफाई नहीं करी, तूने ये। क्या कर रही है आप एजुकेशन में?
मैं फिजिकल एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने बीपीएड परस्यू किया है और अब मैं मास्टर्स इन फिजिकल कहाँ एजुकेशन से? परस्यू कर रही हूँ, LNIP ग्वालियर। ओह वाओ, सो Yeah. आपको कभी कभी जाना होता है वहाँ हाँ, अब मास्टर्स में कभी कभी पे? जाना ओके, होता है। तो वहाँ पे फिर आपको मैचिंग करने में कितना समय लगा? मैं टॉपर हूँ मैम ओह बीपीएड वाओ, में। तो अभी इसी वजह से सिर्फ मुझे मास्टर्स में थोड़ी बहुत छूट दे दी है कि यू कैन लाइक ट्रेन देयर और यहाँ खेलने आओ आप। तो आप जब लोग वहाँ पे खिलाड़ी भी हताश होते हैं, हाँ मैम। उनको भी वही लाइनें सुनाते, तो ऐसी कौन सी लाइन है जो आपने हर खिलाड़ी को वहाँ पे सुनाई होगी जब भी वो डिमोटिवेट? मैं मुझे एक लाइन बहुत पसंद है कि पांडवों से विवशता आएगी तो हिस्से में कृष्ण भी तो आएंगे, इसलिए घबराएं नहीं, बस कर्म करें, सब्र रखें। और जीवन का वो पल जो आप अपने आप को सपने में महसूस करती हैं कि आपको उस जगह पहुंचना है, क्या दिखता है आपको अपने ड्रीम में? मैं इमेजिन बहुत करती हूँ मैम। शायद मैंने अपने आप को यहाँ आपके साथ बैठा हुआ भी कभी इमेजिन किया होगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। मे बी आपकी जगह कोई और हो सकता है, पर मैंने इमेजिन किया था कि समवन वुड माइट बी टॉकिंग विथ मी लाइक दिस एंड आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो आई एम गेटिंग दिस। और मे बी मेडल्स इमेजिन किए होंगे, मे बी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना इमेजिन किया होगा। तो ड्रीम्स ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, पर जो हैं वो यही है कि हर कदम पे बस मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व होना चाहिए कि हमने इस बेटे को अगर दुनिया में लेके आया है तो शायद ये हीरा ही है। अरे वाह, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि हम लोगों के बाद में मन में आता है कि वो कंट्री प्राउड फील कराना है, हाँ राज्य। मैम। पर पहली फीलिंग जो बचपन में आती है वो ये होती है कि मम्मी पापा गर्व से बोले अरे हमारे बच्चे ने जे- लेके आया, है ना? हाँ, Same. क्योंकि नॉर्मली तो हम ये सुनते हैं ना, शर्मा जी के बेटे को देखा है, वो उसकी लड़की को देखा है, वो उसकी लड़की को देखा है, पर नहीं, बड़े हो जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। और शायद जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतनी मेहनत मेरी माँ भी करती है, मेरे से ज़्यादा ही करती होंगी। सो मेरे लिए जानना आपके जीवन का वो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। एज एथलीट आपको पीरियड्स भी आते होंगे, हाँ जंप भी करना पड़ता होगा, हाँ क्या डिफिकल्टीज आपको उस समय सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी, क्योंकि क्रैम्प भी आते होंगे आपको? हाँ मैम, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और आप जानती हैं कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो अभी भी लोगों के मन में ना, कभी ऐसे बोलते हैं लोग कि जब जंप मत करो, बच्चे नहीं कर पाओगे? हाँ, बहुत ओपननेस नहीं है, मतलब अभी भी ऐसा सोचा जाता है कि यू कैन नॉट टॉक फ्रीली आपके, क्योंकि आपके साथ बॉयज़ भी ट्रेन कर रहे हैं, गर्ल्स भी ट्रेन कर रही हैं, एंड देन योर कोच इज़ ऑल्सो अ मेल। ऑल्दो उन्होंने हमें इतना फ्रीडम दे रखा है कि आई टॉक वेरी फ्रेंडली विथ हिम एंड कि व्हाट आई एम सफरिंग विथ और मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। तो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते, बहुत कोप अप करते हैं मुझसे, मेरे मूड स्विंग्स से या हार्मोनल चेंजेस जो मुझे होते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और अच्छी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, और फर्स्ट डे रेस्ट देते हैं, बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करना है बिकॉज डिफ़िकल्टीज़ होंगी। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन की डेट्स हमारे हाथ में नहीं होती, कंपटीशन कभी भी हो सकता है, तो हमें हमारे कोचेस उस टाइम के लिए भी प्रिपेयर रखते हैं कि इफ़ इन केस आप कंपटीशन में हैं और ह्यूमन साइकिल कम्स, तो यू हैव टू परफॉर्म, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और आपको पता है मैम, जोश इतना होता है ना उस टाइम पे कि आप अपने क्रैम्स भूल जाते हैं। मैंने भी माउंटेन से, मेरे कोच ने, मतलब मेरे गाइड ने मुझको ये बोला था कि भाई नहीं, कभी भी पहाड़ पे ये मत सोचना कि तुम लड़की हो। पहाड़ पे तुम लड़का लड़की एक समान होते, वैसे ही ग्राउंड पे ना तुम लड़का होते ना ना तुम लड़की लड़की होते। होते हो, ग्राउंड सबके लिए एक समान एक समान है, तुम एथलीट हो, दैट्स मैं इट। एथलीट हो। यस, एग्री। वो पल जानना है मुझे, क्योंकि जब मैंने इंडिया का फ्लैग हाथ में लिया था मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। सिर्फ वैसा ही आपसे का वो पल, वो मोमेंट जब आपने इंडिया का फ्लैग पीछे पीठ पे लिया हो और आप दौड़ रही हो। आपने बोला मुझे गूज़बम्स आ गए, और अभी तक मैंने मैम इंडिया रिप्रेजेंट नहीं किया है, और आपको देख के आई गॉट इंस्पायर्ड। आपने अभी बोला ही तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, कहते ना हमारे कंठ पे सरस्वती जी बैठी हो होती, सकता है ये होने वाला हो, इसलिए मेरे जवाब से निकला हो। आई होप सो, आई विश फॉर इट। तो ये मैम हमारे लिए जैसे मुस्लिम्स के लिए हज होता है, तो ये एक एथलीट के जीवन में हज है इंडिया खेल जाना। उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और वहाँ पे भी जो हर एकेडमी में फ्लैग लगा रहता है, जब वो लहराता है उस टाइम पे भी मैम उसको देख के इतना अच्छा लगता है ना, इतनी डिफरेंट फीलिंग आती है कि बस ये एक दिन पीठ पे होगा लिखा, 5 अक्षर लिखे होंगे, और उसके बाद दुनिया हमसे नहीं, हम दुनिया से नहीं, बिल्कुल अलग। हमारे 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 समतल कोई नहीं खड़ा होगा, सब नीचे होंगे और हमें सब देख रहे होंगे, यही फीलिंग होती है बस। और जब आप अपना परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं, हर एथलीट का डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग होता है।
जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं, हमें माउंटेन सीकनेस होता है हाँ मैम। डिफरेंट फील होता है। 2 दिन पहले से प्यास लगना बंद हो जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद आना बंद हो जाती है। आपको क्या होते हैं? नींद आना बंद हो जाती है सबसे पहले, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत सोते हैं ना मैम रेस्ट के लिए। मतलब आप दिन में भी सो रहे हैं, आपका आधा जीवन सोने में निकल जाता है, बिकॉज हाँ, आपको रिकवरी इतना चाहिए। रिकवरी करना होता है। हाँ, तो सोच के हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं, पसीना ज़्यादा आने लगता है कंपटीशन के बारे में। अभी आप बोल रहे हैं मेरे हाथ ठंडे हो गए कंपटीशन के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो मतलब आप मैम अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या मैं खुद की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाऊंगी। जो मैंने इतना टाइम दिया है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, इतने सारे पैसे मैम, सप्लीमेंट्स, शूज़, स्पाइक्स, ट्रेनिंग का टाइम और धूप, मम्मी पापा, आना जाना, सब कुछ, क्या ये वर्थ इट था, क्या ये वर्थ इट होगा, ये थॉट्स रहते हैं एक दिन पहले। और जब हम रनवे पे खड़े होते हैं, रनवे स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब दिमाग ब्लैंक होता है मेरा, तब मुझे कुछ नहीं दिखता। आपको पता है इतना क्राउड होता है लेकिन सब ब्लर्ड होता है, कुछ नहीं कुछ दिखता ही नहीं, इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं सब मिली जुली, कुछ सुनाई भी नहीं देता मैम। इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मतलब सिर्फ पिट दिख रहा होता है, सैंड दिख रही होती है, अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं कि हवा में जाके ये कर देंगे, और कुछ नहीं समझ में आता। और फिर लैंडिंग के बाद दुनिया दिखती है कि अच्छा हम यहाँ हैं। ऐसा होता है। अब आपके दूसरे पक्ष के फिर से आते हैं कि कैसे ट्रेनिंग के बाद आप समय निकालती हैं, कैसे शूट करती हैं, कैसे फिर उसे एडिट करती हैं। जैसे खिलाड़ी को रिकवरी के लिए सोना भी होता है, कैसे एडिट करती हैं। और दिन ब दिन आपके सोशल मीडिया पे देखा जाए तो फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तरह तरह के मैसेजेस आते होंगे। कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे जो आपको प्रमोशन के लिए भी बोलते होंगे, जहाँ आपके एथिक आपको गवा नहीं देते होंगे। सो एज ए डिजिटल क्रिएटर के रूप में अपनी उस प्रोफाइल के विषय में थोड़ा जिक्र करें। आई गेस मैम मैंने कभी सोचा नहीं था, ये चीज़ ऐसी थी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना, जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगी। आपको पता है, जब पहली बार मुझसे किसी व्यक्ति ने ये बोला कि मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर मुझे याद आया कि अच्छा इन्होंने मेरी पोएम्स देखी होंगी और ये मुझे जानते हैं। फिर मुझे बिलीव हुआ, फिर मैं नॉर्मल हुई, फिर मैंने उनको कहा कि श्योर कम। तो बहुत बहुत अमेजिंग था। और इस चीज़ को ट्रैक से रिलेट कर पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए समय निकाल ही लेते हैं जो चीज़ आपको और जुनून से भर देती है। जब आप खुद फील करते हैं और खुद लिखते हैं और खुद पढ़ते हैं और लोगों से ये सुनते हैं कि ये तुमने लिखा है, ये बहुत अच्छा है, ये शायद लाइफ चेंजिंग है, तो आपको और मोटिवेशन मिलता है। मैम यकीन मानिए ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वर्थ इट है बोलना मेरा, लिखना मेरा वर्थ इट है। बिकॉज लोग बोलते हैं कि आपने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया। मैं रोज़ सुबह अगर उठती हूँ तो आपकी रील देख कर उठती हूँ, मैं अपना दिन शुरुआत करती हूँ तो आपकी आवाज़ सुनकर करती हूँ, ऐसे मैसेजेस होते हैं उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जब तक ये कर रही हूँ और जब तक शायद मुझसे हो पा रहा है, मैं करूँ, भले ही फॉलोअर्स के लिए नहीं पर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ। तो सबसे वायरल आपकी वीडियो, जो रील वायरल हुई हो, उसके क्या शब्द थे? वायरल अभी मैम रिसेंट एक रील वायरल हुई थी कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, वो किस्सा ही खत्म जब तेरे दीवाने थे हम। ये तो सब दिल टूटने वाले लोगों को के लिए तो वो हो गया, रामबाण हो गया। वो हर जगह फिर यही सुनाते होंगे, हर जगह डालते होंगे। इस पे सबसे ज्यादा व्यूज इसी पे थे अभी। सो आप प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह भी लेती हैं? हाँ। या क्या रहता है आपका डाइट? मैम डाइट को बहुत मैनेज करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में पहले जो एथलीट्स की ट्रेनिंग होती थी उसमें हार्डवर्क पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। 25% वर्कआउट, 25% रिकवरी, 25% न्यूट्रिशन एंड 25% माइंडसेट, ये अब है। और यही ओलंपिक लेवल की मुझे लगता है प्रिपरेशन है। तो कोच बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने का। आई गेस हफ्ते में एक बार हमसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे बॉडी चेकअप्स चल रहे हैं या नहीं, तुम क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो, सप्लीमेंट्स में क्या चल रहा है। तो बेसिकली मैम मेरे डाइट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आई टेक कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सबसे ज़्यादा बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो आई टेक जूस, मिक्स फ्रूट का जूस, एग्स एंड स्प्राउट्स,
और बनाना शेक समटाइम्स, या फिर मम्मी के हाथ का पोहा जो कि बहुत अच्छा बनाती है वो, और अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स। लोग बोलते हैं कि ये थाली वाली में कुछ नहीं है, इंडियन थाली में कुछ नहीं है, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके विषय मुझे में? लगता है मैम, अगर प्रोटीन से ही व्यक्ति ओलंपिक्स तक पहुंच रहे होते तो आज सबसे ज़्यादा अमीर सप्लीमेंट्स वाले होते। वाह। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट से कोई भी प्लेयर ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बन सकता। इंडियन थाली बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम तो यही बोलेंगे कि नीरज चोपड़ा बन सकता है अपना दही मक्खन खा के, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? सही है। सो कई सारे बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होगी जो भी आपको सुन रहे होंगे, और वो आपकी की तरह लॉन्ग जंपर बनना चाहते हैं, ट्रिपल जंपर बनना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कैसे वो बन सकते हैं एक लॉन्ग जंपर? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से बात करना चाहिए जो आपके पहुंच में हो। आप किसी गांव में हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल आर्मी के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग हर जगह हैं, कोने कोने में हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद करना चाहते हैं लॉन्ग जंप, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए या ऐसा वीडियो देखिए जिसके थ्रू आप किसी तक पहुँच सकें। आप कॉल्स पे बात कर सकते हैं, सारे कोचेस का नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर अगर आपको लगता है कि आप वहाँ तक जा सकते हैं, आपको शुरू करना है, तो आप बिल्कुल उस कोच के पास जाइए। या ऐसे भी लोग हैं जो बिना फीस, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न ट्रेनिंग करवाने के लिए रेडी हैं, फ़ोन पे ट्रेनिंग करवाने के लिए रेडी हैं। वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे इतने इतने सारे, इंस्टाग्राम पे चैम्पियंस के वीडियोज़ हैं जिसको देख देख के भी लोग सीखते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ देख देख के भी अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और स्कीम्स चला रखे हैं जहाँ पे आपको सारी तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको ही खुद फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और डाइट वगैरह क्या क्या? डाइट बहुत कॉस्टली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगनर्स को घर का खाने के अलावा कोई डाइट और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल 1 गिलास दूध और 1 गिलास दूध सुबह शाम पिएंगे और 2 अंडे पूरे दिन में खाएंगे, तो यही आपकी डाइट है। बाकी इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल फैमिलीज अफोर्ड कर पाएंगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो बिगनर्स के लिए ये एग्स, मिल्क और बादाम मोर देन इनफ है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और स्पोर्ट्स को और पढ़ाई को कैसे वो साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, हाँ, खेलना भी जरूरी है, तो दोनों को कैसे संतुलन में लेके वो आगे बढ़े? मुझे ऐसा लगता है कि दिन में 1 घंटा पढ़ाई को देना काफ़ी है। अगर आप स्कूल में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप दिन में 1 या 2 घंटा नहीं पढ़ पाएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आपकी रिकवरी ज़रूरी है उतना ही आपका पढ़ाई से माइंडसेट डेवलप होता है। क्योंकि आप पूरे टाइम स्पोर्ट्स में नहीं घुसे रह सकते, बिलीव मी, आपका माइंड पूरे टाइम स्पोर्ट्स में नहीं रहेगा, आपको यू विल वांडर। तो उस चीज़ को सही करने के लिए आपको पढ़ाई में भी अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा, और आप मैक्सिमम दिन में 1 घंटा तो पढ़ाई को दे ही सकते हैं। आप एक लाइन कहते हैं कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है वो सबसे ज्यादा कठिन भी होती है। तो जो सब कहते हैं ना कि वो करो जिस चीज़ से तुम प्यार करते हो तो तुम्हें दिक्कत कम होगी, बिलीव मी, ये झूठ है। और कोई व्यक्ति अगर मुझसे आके ये कहेगा कि प्यार में थोड़ा तो दर्द है ही, तो चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, मुझे पता है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उस चीज़ को किए बिना आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको तकलीफ उतनी ही होगी, वो रास्ता कठिन उतना ही है। और एज ए डिजिटल क्रिएटर वो एज ए प्रोफेशनली इसमें जाना चाहे तो वो कैसे जाए? आप अभी के लिए क्या आपके पास टिप्स है? आपने क्या फॉलो किया था स्टेप बाय स्टेप? मैंने पहले पेज बनाने से पहले यूट्यूब वीडियोस देखे थे कि किस तरह के मुझे हैशटैग्स यूज़ करना है। और आपको इंस्टाग्राम पे पब्लिक के माइंड से चलना पड़ता है, आप खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे, आप खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत कम पोस्ट कर पाएंगे। आपको पहले बड़ा ग्रो करने के लिए पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फिर आप अपने अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक रॉ पेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद यू हैव टू कीप पोस्टिंग। और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम्स पे काम करता है, आपको फिर पता चलेगा कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस एक्टिव है, आपको तब पोस्ट करना है, पर्टिकुलर हैशटैग्स यूज़ करने हैं और कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो एज ए इन्फ्लुएंसर आपको भी झेलना पड़ता होगा कि कई हेट कमेंट्स आते हैं और कई मजनून तरह के भी मैसेज आते होंगे, तो आप उनको कैसे डील करती है? बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स ऊपर आ जाते हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम खुद हटा देता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो हाँ, आप ज़रा सोचिए कि मोटिवेशनल वीडियोस पे भी इतने घटिया कमेंट्स लोग करते हैं कभी कभी कि लगता है देख के लोग कितने फ्री बैठे हैं। तो मैं उनको नहीं देखती, मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ और मैं बिल्कुल उनका रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती, तो आई जस्ट इग्नोर दैम।
ये हर चीज के लिए है ना कि जो भी लोग आपको बीच में बाधा बन रहे हैं उन्हें इग्नोर कर दो। उनको हर्डल की तरह क्रॉस कर दो। क्योंकि खिलाड़ी है, डिजिटल क्रिएटर है, फिर भी एक प्रश्न है, क्या आप संयोग पे भरोसा करती है? हाँ बिल्कुल, कोइंसिडेंसेस, मैनिफेस्टेशंस, और अंत में कह लूँ तो भगवान। मैं आई एम वेरी मच लाइक बिलीवर, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की शक्ति आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो ऑफेंस टू एथिस्ट पीपल, जिनको नहीं बिलीव है उनका अपनी राय है, उनकी अपनी धारणाएं हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं आ जाएंगे, पर उन परिस्थितियों से लड़ने की आपको शक्ति ज़रूर दे देते हैं। उन चीज़ों को क्रॉस करने की, ऐसे लोगों को फेस करने की, सारी बाधाओं को पार करने की शक्ति आपके अंदर पता नहीं कैसे आ जाती है। आप कैसे पता नहीं आगे बढ़ने लगते हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने के बावजूद भी, और आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं जो शायद कभी आपने सोची भी नहीं होती। तो अगर हम ये सोचते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान इतना कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, तो फिर हम ये नहीं सोचते कि अगर वो ऐसी चीज़ें दे सकता है, ऐसी परेशानियां दे सकता है जो आपने कभी नहीं सोची, तो वैसी ब्लेसिंग्स भी तो दे सकता है जो आपने कभी नहीं सोची। तो क्यों बिलीव करना छोड़ना है फिर? तो क्यों संयोग पे नहीं बिलीव करना है? तो अब क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप सार में अब उनके लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी लाइनें हैं जो आप कहना चाहेंगी, कौन से भाव है जो आप कहना चाहेंगी कि वो, जैसे आप हर दिन हर सुबह लोगों को मोटिवेट करती है, अपने लिए समय निकालती है। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर समय निकल जाता है यदि हमें जहाँ चाह वहाँ राह हो। सो वो अपनी चाह और राह के लिए कैसे समय निकाले, कैसे अपना टारगेट डिसाइड करे, और कौन सी लाइन है जो अपने दीवार पे आपका नाम लेके लिख ले, जो उनके लिए वो बूस्टअप होगी। मुझे ऐसा लगता है, या शायद किसी को मोटिवेट करना सिर्फ शब्दों का ही खेल नहीं है। शायद अगर जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको चाहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको आपको मन में ये लेके आना पड़ेगा कि ये अंत नहीं है, अंत नहीं है। और अगर अंत आपको ऐसा लग रहा है कि अंत है, तो फिर अंत ही आरंभ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारे पास नहीं है पहाड़ों पर घूमने का समय, हमारे पास नहीं है कि हम समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी हवा का मज़ा लें या नुक्कड़ पे खड़े होकर चाय पीते रहें। हमारे पास नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। हम व्यस्त हैं अपने सपनों को बनाने में, हम उस राह पर चलने में व्यस्त हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि हम पागल हैं। हमें पागल होना पड़ेगा, और मैं ऐसा पागल होना मुझे मंजूर है जो मुझे अपनी सफलता के रास्ते पे और उस शिखर पे पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं पागल हो सकती हूँ तो फिर आप सब भी पागल हो सकते हैं। बिल्कुल, अब आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए पागल होना पड़ेगा। अंत में आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो कभी ना कभी आप तक पहुँचेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक मैग्नेट है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा अचीव करिए, और खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए। लाइफ बहुत छोटी है, तो खूब इन्जॉय करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, बिलीव मी। तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, सब कुछ आपके पास आ जाएगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप उसके पास पहुंचने के लिए रेडी हैं तो। थैंक यू।